वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट बीएससी पार्ट थर्ड की फिजिक्स के आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड की हम 2 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। 2 यूनिट के बाद और वो यूनिट्स कोटा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। अब हम नेक्स्ट यूनिट ले रहे हैं यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड है ठोसों में जो ऊर्जा बैंड्स है उनके सिद्धांत, यानी कि ठोसों में जो है एनर्जी बैंड्स होते हैं उनके सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को जाने कि ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, परमाणु का स्ट्रक्चर क्या होता है, परमाणु में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से यहाँ पार्टिकल्स रहते हैं, और किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन वहाँ गति करते हैं, और किस तरह से जो है यहाँ ऊर्जा बैंडों का निर्माण होता है, उसको हम यहाँ सबसे पहले बेसिकली आज जो है हमारी इस यूनिट थर्ड की इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, वैसे आप लोगों का को जाना हुआ है जो परमाणु का स्ट्रक्चर है उसको मैं बेसिकली ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, फिर भी जो है हम उसको एक बार देख लें। हम देखते हैं जो ये डायग्राम है, ये है हमारे पास एक परमाणु। ये परमाणु का स्ट्रक्चर है, और परमाणु के स्ट्रक्चर को हम वैसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, हमने बनाते भी हैं, लेकिन हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इस एक परमाणु होता है उसका ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, और इस नाभिक में जो है ये जो नाभिक है, इस नाभिक में उपस्थित होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स। कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल। प्रोटॉनों की जो संख्या है वो परमाणु क्रमांक के बराबर रहती है, और प्रोटॉन एक पॉजिटिव आवेश वाले पार्टिकल होते हैं। इसके बाद हम बात करें न्यूट्रॉन्स की। यहाँ जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं रहता है, ये उदासीन अवस्था में बने रहते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें इसके नाभिक के चारों ओर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है, इन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन इन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गतिशील रहते हैं, यहाँ चक्रण करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, और वो कंटिन्यू जो इन ऑर्बिटल्स है, इन ऑर्बिटल्स में जो है चक्रण गति करते हैं। अब ये तो हुई बात न्यूक्लियस की, परमाणु की और इलेक्ट्रॉन्स की। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से बंधे हुए रहते हैं। तो यहाँ जो ये नाभिक है, इस नाभिक के निकटतम जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी कि ये नाभिक है और नाभिक के जो निकटतम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो नाभिक से अधिक दृढ़तापूर्वक, अधिक कठोर बंध से बंधे हुए होते हैं, और जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बाहरी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को जो है हम कह सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो नाभिक का प्रभाव होता है वो कम होता है, यानी कि ये जो बाहरी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शिथिलबद्ध तरीके से नाभिक से बंधे हुए होते हैं। तो यहाँ जो नाभिक के निकटतम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वहाँ से निकालना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वो नाभिक से जो है अधिक बल के द्वारा बंधे हुए हैं। लेकिन अपेक्षाकृत जो बाहरी
कक्षकों में, जिन्हें हम संयोजी कोश कहते हैं, उन संयोजी कोशों में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो नाभिक से बहुत ही कम बल के द्वारा बंधे हुए रहते हैं, तो कम एनर्जी देकर के उन इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है आसानी से। इसके बाद हम देखते हैं, अब ये तो हुई बात इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से किस तरह से बंधे हुए रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को जो है कौन से इलेक्ट्रॉन्स को जो है ऑर्बिटल से निकालना आसान होगा। तो जो बाहरी कोश जहाँ शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको परमाणु से निकालना आसान होता है। अब जो हम बात कर रहे हैं ठोसों में बैंड सिद्धांत की, तो जो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, उन सॉलिड्स में जो परमाणु होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एक पंक्तिबद्ध तरीके से जमे हुए होते हैं और निकटतम की जो दूरी होती है वो बहुत ही अत्यल्प होती है। इस स्थिति में जो परमाणु हैं वो एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करने के लिए तैयार रहते हैं और उनके बीच जो अन्योन्य क्रियाएं होती है, उन अन्योन्य क्रियाओं के फलस्वरूप वो परमाणु एक दूसरे के साथ मिलकर बैंडों का निर्माण करते हैं और ये बैंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो संयोजी बैंड और दूसरे चालन बैंड। तो अब हम इन बैंड्स को डिस्कस करते हैं। तो जब परमाणु एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं तो अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं संयोजकता लाइन, यानी कि उनके बीच की एक साम्यावस्था दूरी होती है। उस दूरी से कम दूरी पर वो परमाणुओं के जो कोश हैं वो बैंड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और हम उस लाइन को कहते हैं लैटिस कांस्टेंट फॉर कॉन्वलेंट एलिमेंट्स, यानी कि वो रेखा जिससे कम दूरी होने पर, यानी कि उसको हम साम्यावस्था दूरी कह सकते हैं। साम्यावस्था दूरी से कम दूरी होने पर परमाणु जो है बैंडों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि साम्यावस्था से कम दूरी पर दो बैंड तैयार होते हैं। यहाँ पर ये जो है कंडक्शन बैंड और ये है आपके वैलेंस बैंड। तो जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड को ही हम कहते हैं संयोजी कोश, संयोजकता बैंड, और ये कहलाता है कंडक्शन बैंड। यानी कि हम इनको समझते हैं, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे पहले परमाणु में संयोजी कोश में उपस्थित होते हैं, लेकिन संयोजी कोश में उपस्थित होने की स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वाहक का काम नहीं कर सकते, यानी कि वो न तो वो किसी भी प्रकार से जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी कि हम चाहे कि विद्युत ऊर्जा का ट्रांसफ़र कर दे तो नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में जो है वैलेंस बैंड की कंडीशन में अगर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो वाहक का कार्य नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर यहाँ वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी जाए और वो एनर्जी इस ऊर्जा अंतराल के बराबर हो, और दोनों बैंड्स की ऊर्जा अंतराल के बराबर यदि उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी जाए तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस बैंड से निकल करके कहाँ चले जाएंगे? चालन बैंड में, और कंडक्शन बैंड को ही हम चालन बैंड कहते हैं। तो वो कहाँ चले जाएंगे? चालन बैंड में, और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद वो एक वाहक के रूप में कार्य आसानी से कर सकता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ जो ऊर्जा अंतराल है Eg के रूप में दे रखा है चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में। जो चालन बैंड है और ये संयोजी बैंड, ये चालन बैंड,
तो दोनों बैंड्स के बीच में जो एनर्जी गैप दे रखा है Eg, तो इतनी ऊर्जा यदि वैलेंस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दे दी जाए तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, अप करके कहाँ, चालन बैंड में चला जाएगा, और चालन बैंड में जाने के बाद वो आसानी से वाहक का कार्य कर सकता है। ये तो सीधी सीधी बात हुई बैंड थ्योरी की। तो हमने आज जाना कि बैंड कैसे बनते हैं और बैंडों का क्या उपयोग होता है, किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स को जो है हम संयोजी कोश से बाहर निकाल करके चालन बैंड में लाते हैं, और चालन बैंड में लाने पर उनका क्या उपयोग रहता है हमारे लिए। इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डिस्कस कर देता हूँ। इस तरह से जो है हम दो बैंड लेते हैं, ये आपके चालन बैंड, ये तो आपके चालन बैंड, और ये संयोजी बैंड। हम बुक्स में इसी तरह से इनको देखते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में हमें पहुंचाना होता है तो इन दोनों के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है उसे हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। और इसे हम Eg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो संयोजी बैंड में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा प्रदान कर दी जाए तो इलेक्ट्रॉन्स संयोजी कोश से कहाँ चले जाएंगे, संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं, और चालन बैंड में जाने के बाद वो आसानी से जो है वाहक का कार्य कर सकते हैं। तो ये थी बैंड थ्योरी। अब इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आवर्ती विभव, और जो हमारे पास सबसे अच्छी इक्वेशंस आती हैं वो इक्वेशंस है श्रोडिंगर तरंग इक्वेशन। हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, आवर्ती विभव और श्रोडिंगर तरंग समीकरण को। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।